Hello students, in today's lecture on gravitation for class 11, we shall have discussion on gravitational field intensity, then gravitational potential energy, gravitational potential and escape velocity. Dear students, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने वेरिएशन ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जाना विद लैटिट्यूड, विद एल्टीट्यूड एंड विद डेप्थ। हमने देखा कि अर्थ सरफेस से एल्टीट्यूड पर जाने पर यानी हाइट पर जाने पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत तेजी से कम होता है एज कंपेयर टू जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं। अर्थ के अंदर जाने पर, डेप्थ में जाने पर भी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है और अर्थ से हाइट पर जाने पर भी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, लेकिन ज्यादा जो रेट होता है डिक्रीज होने का वो अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर जाने के केस में होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ का अपना क्या एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। बिल्कुल है, अर्थ का अपना एक प्रभाव होता है। ये है हमारी प्यारी अर्थ और इस प्यारी अर्थ के चारों तरफ इसका अपना प्रभाव है। जहां तक इसका अपना प्रभाव होगा वहां तक हम कहेंगे कि वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसे कि हर एक देश की अपनी बाउंड्री होती है, हर एक देश की अपनी बाउंड्री होती है। जैसे हमारे प्यारे भारत देश की अपनी अपनी सीमाएं हैं, चारों तरफ की सीमाएं हैं। तो उन सीमाओं में हम यदि किसी राज्य में जाते हैं, मान लीजिए हम जाते हैं मध्य प्रदेश में, मान लीजिए हम जाते हैं केरला में, यदि हम जाते हैं मेघालय में, यदि हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, यदि हम जाते हैं लद्दाख में, यदि हम जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यदि हम जाते हैं राजस्थान में, यदि हम चारों तरफ कहीं भी जाएं तो हम कहेंगे कि हम इंडिया में हैं, क्योंकि हमारे देश की बाउंड्री डिफाइंड है। यानी वहां तक हमारे देश का संविधान चलता है, हमारे देश की सीमाओं में हमारे देश का संविधान चलता है। तो इसी तरीके से अन्य देशों का भी अपना अपना बाउंड्रीज हैं, अपनी अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। तो उस उन जो जिस देश की बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, वहां उस देश का नियम चलता है, कानून चलता है। सिमिलरली हर एक प्लानेट का अपना, उसके चारों तरफ का अपना एक क्षेत्र है जिसमें वो अपना प्रभाव दिखाता है। वैसे ही ये जो अर्थ है, हमारी प्यारी अर्थ, इसका चारों तरफ इसका अपना प्रभाव होता है। तो जितने क्षेत्र में चारों तरफ अर्थ का जितना प्रभाव होता है, जितने क्षेत्र में इस अर्थ का प्रभाव होता है चारों तरफ, उस क्षेत्र को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से ये बनाया है, ये जो चारों तरफ का क्षेत्र है, ये चारों तरफ का जो क्षेत्र है, ये यदि मैं शेडेड कर दूं, ये चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इसमें ये अर्थ जो है अपना प्रभाव दिखाती है। तो इसे हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, it is a field or a region, it is a it is a field it is a field or a region or a region or a region, ये एक क्षेत्र है। अराउंड, अराउंड किसके चारों तरफ? अराउंड, अराउंड, अराउंड ए मैसिव ऑब्जेक्ट। अब मैसिव ऑब्जेक्ट में, मैसिव ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं। अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। यदि मैसिव ऑब्जेक्ट में यदि आपने अर्थ कंसीडर किया है, यदि ये मान लीजिए कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है और इस मैसिव ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इसका अपना प्रभाव है, तो ये इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और मैसिव ऑब्जेक्ट यदि अर्थ है तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कहलाएगा। यदि इसके ये मून है तो मून के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून कहलाएगा। तो वैसे ही इट इज ए फील्ड और ए रीजन अराउंड ए मैसिव ऑब्जेक्ट, around a massive object in which the force of gravitation in which its कह सकते हैं massive object, in which its force of gravitation in which its force of gravitation, ठीक है, in which its force of gravitation, या फिर कह सकते हैं that is its effect, ठीक है, इन विच इट्स इफेक्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। या कहिए इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या कहिए इट्स इफेक्ट
कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिस क्षेत्र में इसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उस क्षेत्र को, उस मैसिव ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। समझ में आई बात आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। अब दूसरी एक टर्म है, देखिए यदि ये मैसिव ऑब्जेक्ट अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अर्थ अपना प्रभाव दिखाता है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। वैसे ही एक दूसरा टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर Eg से। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, E से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यदि यहाँ G लगा दिया तो ये बन जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल। ये क्या है, इट इज, बहुत ही सिंपल है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लिखेंगे पहले। इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, it is the force of gravitation, it is the force of gravitation per unit mass, per unit mass, force of gravitation per unit mass। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे फोर्स, कूलम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वैसे ही फोर्स अपॉन मास क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपॉन मास क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे लिखा कैसे जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसे लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, स्मॉल एम। सिंस, अब ये तो एक रिलेशन हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। ये एक रिलेशन हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, Gmm अपॉन आर स्क्वेयर, इतना होता है। तो एफ जी की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, सो यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 में बी री रिटन एज, क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन 2 से एफ जी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 से एफ जी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, तो ई जी की जो वैल्यू आएगी, एफ जी की वैल्यू रखें कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और डिवाइड कर दें स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हुआ, तो ई जी का जो वैल्यू आया, ई जी की जो वैल्यू आई, ये आई आपकी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसे तो आप जानते ही हैं अच्छे से, व्हाट इज दिस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यू नो इट वेरी वेल, यू नो इट वेरी वेल। एंड दिस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आप जानते हैं इसे क्या होता है, ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। सिंस इसको और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, दूसरा मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरे तरीके से भी तीसरा और तरीका है इसको लिखने का, सिंस एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ की यदि मैं बात करूं, तो जो मास होता है, मास मैंने लिखना बताया था आपको, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ये अर्थ है हमारी और ये इसका सेंटर है। इस अर्थ का अपना मास है, इस अर्थ का, ये जो अर्थ है, इस अर्थ का अपना मास होता है, इसका अपना वॉल्यूम है, इसकी अपनी डेंसिटी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये बात आप सब जानते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगी। तो यहाँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कुछ भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम कितना होगा, अर्थ हमारी स्फेरिकल है, अर्थ की रेडियस यदि हम देखें तो कैपिटल आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी इसकी रो हो गई, और मास निकल के आया 4/3 पाई आर क्यूब रो, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यदि हम इसमें रखें, देयरफॉर ईजी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ईजी की जो वैल्यू होगी कैपिटल जी, और कैपिटल एम की जगह क्या रखें, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इस वाले रिलेशन में रखी है मैंने, कैपिटल एम की वैल्यू रखे हैं इस रिलेशन में, तो ये लिखा जाएगा। अब कैपिटल आर से ये आर क्यूब कैंसिल होगा, एक आर ऊपर बचेगा,
तो ये Eg का वैल्यू जो डेंसिटी के टर्म में आएगा वो कितना आ गया, 4/3 पाई रो पाई आर 4/3 पाई आर रो जी, इस तरीके से ये वैल्यू आई। ठीक है, 4/3 पाई रो आर जी, 4/3 पाई रो आर जी। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई अर्थ सरफेस पर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ मास है। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर किलोग्राम होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन अपॉन किलोग्राम, या फिर न्यूटन, किलोग्राम को ऊपर ले जाएं तो न्यूटन पर किलोग्राम, इस तरीके से लिखा जाएगा। या फिर इस तरीके से देखें तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर जब ये होगा तो इसका एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ जी की जगह रखेंगे एम जी, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट आ गया। चलिए, ये बात हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। आगे हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसके एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि क्या इसका एक्सप्रेशन होता है, ये हम बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज अवर अर्थ, राइट, ये हमारी प्यारी अर्थ और ये अर्थ का सेंटर। ठीक है, और ये अर्थ की रेडियस, ये अर्थ की रेडियस, अर्थ के सेंटर को मैं मान लेता हूं ओ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होगा, ये वर्क डन होगा एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे ये इन्फिनिटी है, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी पॉइंट पर लाना चाहता हूं, ये इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी से मैं इधर आ रहा हूं, अर्थ की तरफ आ रहा हूं, अर्थ की तरफ आ रहा हूं, अर्थ की तरफ आ रहा हूं। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अर्थ सरफेस पर लाना चाहता हूं। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो पहले मैं उसको पॉइंट पी पर ले आता हूं। पॉइंट कहाँ ले आता हूं, पी पर ले आता हूं, फिर मैं क्यू पर लाऊंगा। पहले मैं छोटे से पाथ की बात करूंगा, पी से मैं पहले कहाँ लाऊंगा, क्यू पर लाऊंगा। ये क्यू है बेटा, ये क्यू है और ये पी है। ठीक है, पी से मैं पहले क्यू पर लाऊंगा और मैं मान लेता हूं कि जो पी से क्यू का डिस्टेंस है वो डी एक्स है। कितना है, पी से क्यू का डिस्टेंस डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए जब मैं पी से क्यू लाता हूं, जब मैं पी से क्यू लाता हूं, जब मैं पी से क्यू लाता हूं तो मुझे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अर्थ के ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मुझे लाना है किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, केयरिंग कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना है यहाँ, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसको अपोज करेगा, अपोज करेगा, तो फिर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ओ से पी का डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूँ। ओ से पी का डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूँ। ओ से पी का डिस्टेंस एक्स मान लेता हूँ, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, और ओ से ए का डिस्टेंस मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, स्मॉल आर ले लेता हूँ। तो यानी ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से ए पर लाना चाहता हूँ, तो मैं पहले पी से क्यू की बात करूंगा, फिर ए पर लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो देखिए किसी इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट अर्थ की तरफ लाने पर जो वर्क डन होगा उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यदि आपको लाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, है या नहीं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को लाना है तो आपको क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा, और वो वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। इट इज the amount of work done, it is the amount of work done
it is the amount of work done, it is the amount of work done in carrying an object, in carrying an object, in carrying an object, in carrying an object from कहाँ से कहाँ लाने में, from infinity, from infinity to a particular point, to a particular point, to a particular point against against the force of gravitation, force of gravitation, against the force of gravitation, force of gravitation के अगेंस्ट मुझे किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिनोट की जाती है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हम ले लेते हैं। अब देखिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यूनिट वही जूल हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई और एनर्जी हो, यूनिट तो जूल ही रहेगा। अब देखिए मुझे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकालना है, तो पहले मुझे एक छोटा सा, हम फिजिक्स में हमेशा एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं। हम पहले ऑब्जेक्ट को पी से क्यू पर मूव करके देखेंगे, और पी से क्यू तक जाने में, ऑब्जेक्ट को पी से क्यू तक ले जाने में जो वर्क डन होगा पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए amount of work required to move an object, first we calculate amount of work done in moving an object from P to Q, P से Q तक ले जाने में, P से Q तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। और अमाउंट ऑफ वर्क डन P से Q डिस्प्लेसमेंट है एफ dx, और आप किसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं, एफ जी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। एफ जी फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट dx है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये वर्क डन होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, देयरफॉर अब यदि ये वर्क डन आपने निकाल लिया, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब देखिए जरा यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 इसको ना कह करके हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ जी डी एक्स कॉस 0 होगा। एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है, यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप ला कहाँ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ला रहे हैं, अर्थ की तरफ ला रहे हैं, और एफ जी भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो थीटा का वैल्यू हो गया 0, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो वर्क डन कितना आया, एफ जी डी एक्स हुआ। क्लियर है, एफ जी डी एक्स ये वर्क डन आया ऑब्जेक्ट को पी से क्यू तक लाने में। समझ में आया थीटा 0 क्यों लिया है, क्योंकि एफ जी ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ लगेगा, अर्थ की तरफ लगेगा। ठीक है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ये एफ जी डी एक्स आ गया। देयरफॉर अब हमने P से Q तक वर्क डन निकाल लिया, तो अब हम आसानी से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल सकते हैं। देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to move an object from infinity to move an object from infinity to point A। इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है और ये पॉइंट ए है। इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है, इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, विल बी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एफ जी डी एक्स का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एफ जी डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं आप, ए तक ला रहे हैं।
ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है अर्थ के सेंटर से, आर है, तो इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हैं। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो वर्क डन कितना था, 0, और जब आर पर आ जाएगा तो वर्क डन, टोटल वर्क डन हो जाएगा डब्लू के बराबर। समझ गए। इन्फिनिटी से आर लिमिट कैसे लिया, क्योंकि ए का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो कितना है, स्मॉल आर है, और इन्फिनिटी से आप लेकर के आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से आर लिमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं डब्ल्यू होगा, और लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ जी का वैल्यू चाहिए मुझे, व्हाट शुड बी एफ जी हियर। एफ जी की जो वैल्यू होगी, यदि मास ऑफ अर्थ को मैं कैपिटल एम लेता हूँ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं स्मॉल एम लेता हूँ, ठीक है, तो कैपिटल जी, ये एफ जी जो होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लिया जाएगा, ये पी वाला, ओ से पी का डिस्टेंस, पी का जो डिस्टेंस है ओ से वो कितना है, एक्स है, पी का जो डिस्टेंस है ओ से कितना है, पी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पर फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, जब ऑब्जेक्ट एम यहाँ पर होता है तो, और ये अर्थ यहाँ है एम स्मॉल एम, और डिस्टेंस कितना, स्मॉल एक्स, ओ से पी का डिस्टेंस कितना लिया, स्मॉल एक्स, तो एफ जी ये स्मॉल एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो डब्ल्यू माइनस 0 इधर आ गया, और इधर से कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट होगा, बाहर लिया जा सकता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट होगा, बाहर लिया जा सकता है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो एक्स की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लें तो लेफ्ट साइड में तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर दिया, डब्ल्यू आ गया, ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और x की पावर n dx, आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यही होगा, और लिमिट इन्फिनिटी से r हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करें इसको तो ये जो w आएगा, w वुड बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, और ये इन्फिनिटी से r आ जाएगा, और यहाँ से w की जो वैल्यू आएगी, इस -1 को बाहर ले लो तो जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, और ये 1/x लिख दिया मैंने, x की पावर -1 को 1/x लिख दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r हो गई, लिमिट कहाँ से कहाँ हो गई, इन्फिनिटी से r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/r, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/infinity। सॉल्व करें, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए w इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, w इज इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, w इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इस जगह इसी को कर देता हूँ, इसी में कर लेते हैं। तो इसमें आप w की लिमिट रखेंगे, इसकी लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -gmm, अपर लिमिट माइनस मतलब 1/r, माइनस लोअर लिमिट मतलब 1/infinity, ये आ गया, और w इज इक्वल टू क्या आ गया, -gmm अपॉन r, 1/infinity का मतलब तो 0 होता है, तो इसको लिखेंगे नहीं, ये W इज इक्वल टू ये आया, और यही W क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r विद नेगेटिव साइन। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिलेशन निकल के आया। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और ये r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव साइन भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए जरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, एक तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू ऑफ मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज gravitational potential energy
It is gravitational potential energy per unit mass of an object. ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसको डिनोट किया जाता है V से, या VG भी लिखा जाता है। तो V बराबर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ये होगा। अब U की यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम होगी। यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर किलोग्राम, ऊपर ले जाए तो। अब U की वैल्यू तो है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r, ये U की वैल्यू है, अपॉन स्मॉल m, ये कैंसिल होगा, और ये क्या आ जाएगा, -G कैपिटल M अपॉन r। ये फॉर्मूला आ गया किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये V है, ना कि U, ये V है बेटा, जिसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू -G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। ये V है, ये V है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है कि यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, देखिए अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ का अपना क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। और किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आता है, क्योंकि अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ सरफेस से फेंका जाता है तो वो अर्थ सरफेस पर ही वापस लौट आता है। ये है हमारी प्यारी अर्थ, और ये है अर्थ का रेडियस, ये है अर्थ का सेंटर, ठीक है। ये अर्थ है हमारी, और ये कैपिटल M इसका मास हो गया, कैपिटल R रेडियस हो गया। ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस पर ये कोई पॉइंट हम A ले लेते हैं इसको, और इस जगह से हमें ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। यदि ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं और तो ऑब्जेक्ट एक हाइट तक जाएगा और वापस नीचे की तरफ आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ना आए। अर्थ जो ऑब्जेक्ट आपने अर्थ सरफेस से थ्रो किया है, आप चाहते हैं कि वो अर्थ सरफेस पर लौट करके ना आए, तो उसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से थ्रो करना होगा इस वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से थ्रो करना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस से थ्रो किया गया है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके बाहर चला जाए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। इतनी आपको वेलोसिटी से इसको थ्रो करना पड़ेगा। यानी अब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो वही वाली बात है जैसे कि हमने OP को मैं मान लेता हूँ, OP को x मान लेता हूँ, ये O से P का जो डिस्टेंस है ये x मान लेता हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा, P से Q तक ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँगा और फिर उसको O से इन्फिनिटी पर भेजूँगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हमें एक वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, जिस वेलोसिटी से या उससे ज़्यादा वेलोसिटी से यदि अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और अर्थ पर लौटकर नहीं आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब, एस्केप का मतलब होता है बाहर चला जाना, भाग जाना, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से भाग जाना, ठीक है। तो ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी with velocity which is required to project an object velocity which is required to project an object away from gravitational field, away from gravitational field of earth, away from gravitational field of earth is called escape velocity। यदि ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के
ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं। वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट और थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम gravitational field of earth is called escape velocity. It is denoted by it is denoted by VE। E का मतलब escape और V का मतलब velocity। VE से इसे डिनोट किया जाता है। तो escape velocity क्या है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर भेजने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वी इसका सिंबल है और ये हमारा केस है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को P से Q तक भेजेंगे और P से Q तक भेजने के लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा। देखिए, फर्स्ट वी कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम P टू Q। P से Q तक जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट को थ्रो करने में वो कितना होगा, dW इज इक्वल टू FG डॉट dx होगा। ठीक है, अब FG डॉट dx है, FG डॉट dx है, FG डॉट क्या है, dx, FG डॉट dx हमने लिखा। ठीक है, FG डॉट dx लिख लिया। अब FG नीचे की तरफ है। ठीक है, FG फोर्स जो लगा रहे हो आप वो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, लेकिन FG नीचे की तरफ है। तो FG डॉट dx ये आप लिख सकते हो, सिंपली स्केलर फॉर्म में लिखे हैं तो FG dx लिख सकते हैं। FG क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, FG dx ये वर्क डन हुआ। अब यहाँ पर FG की जो वैल्यू है, FG की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। x डिस्टेंस तक हम भेज रहे हैं, O से P तक, O से P का डिस्टेंस x है। तो FG यानी जब ऑब्जेक्ट P पर होता है तो ऑब्जेक्ट जब P पर है तो ऑब्जेक्ट का मास तो M, अर्थ का मास कैपिटल M, डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच में स्मॉल x, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो जाएगा x² इंटू dx। ठीक है, ये dW हो जाएगा, ये dW हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन, यदि टोटल वर्क डन हम निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, dW को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इधर GMM अपॉन x² और dx इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब GMM अपॉन x² को इंटीग्रेट करना है, आप कहाँ से थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, अर्थ सरफेस से, और अर्थ सरफेस पर जो सेंटर से अर्थ सरफेस का डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस के बराबर होगा। तो यानी R से थ्रो कर रहे हैं आप, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी पर भेजना चाहते हैं, R से थ्रो किया, इन्फिनिटी पर भेजा। तो जब R से थ्रो किया तो वर्क डन 0, जब इन्फिनिटी पर भेजा तो वर्क डन मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो dW का इंटीग्रेशन हो गया dW का इंटीग्रेशन हो गया dW का इंटीग्रेशन क्या हुआ, W, और लिमिट 0 से W हो गया। यहाँ G का इंटीग्रेशन नहीं होगा, M का नहीं होगा, स्मॉल m का नहीं होगा क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से ये कैपिटल R से इन्फिनिटी ये लिमिट है। x² को ऊपर ले जाएं तो -2 dx, इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो W - 0 ये आ जाएगा। कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन है वो ये होगा -2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ, R से इन्फिनिटी। यहाँ आ गया W और इधर आ गया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, x की पावर -1 ऊपर आया, -1 नीचे, लिमिट R से इन्फिनिटी। इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लें तो -GM स्मॉल m, और ये आ गया 1/x, और ये R से इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट अप्लाई करें तो क्या आ गया, -G कैपिटल M स्मॉल m, और ये आ गया 1/∞ -1/R। 1/∞ होता है 0,
तो ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 0 - 1/r, ठीक है। और ये फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये इस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो W है, व्हाट इज दिस W? दिस W इज दिस W क्या है? W है हाफ mv²। आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो जो इतनी एनर्जी प्रोवाइड की वही तो होगा, जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है वही तो W होगा। क्या होगा? W होगा, है या नहीं? W होगा। ये W का वैल्यू कितना होगा? हाफ mv² होगा। W का वैल्यू कितना होगा? हाफ mv²। देयरफॉर हाफ mv² इज इक्वल टू क्या आ गया? Gm/r आ गया। और यहाँ से v² बराबर क्या आ जाएगा? 2gm, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर सकते हो, अपॉन r आ जाएगा। और देखिए सिंस g इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M/r² होता है, तो यहाँ से कैपिटल G कैपिटल M का वैल्यू आ जाएगा G/r² आ जाएगा, नहीं तो v² बराबर 2gm की जगह लिखें आप G/r², और नीचे r है तो एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो v² इज इक्वल टू आया 2gr। तो v आ जाएगा यहाँ से क्या? v का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, v का वैल्यू आ जाएगा √2gr। और यही एस्केप स्पीड का फॉर्मूला है। यही जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, यही एस्केप वेलोसिटी होगी। इस एस्केप वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हैं तो g की वैल्यू रखिए, कैपिटल R की वैल्यू रखिए। g की जो वैल्यू होगी एट सरफेस, अर्थ सरफेस से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, अर्थ सरफेस पर जो g का वैल्यू है वो कितना है? 9.8 मीटर/सेकंड²। r का वैल्यू कितना है? 6.4 × 10⁶ मीटर। तो जब ये वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर, तो VE इज इक्वल टू 2 × g का मतलब इतना, और r का मतलब इतना, 6.4 × 10⁶ ये रखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11.2 किलोमीटर/सेकंड आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी एस्केप वेलोसिटी की। यानी अर्थ सरफेस से यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं तो उसे आप 11.2 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा। कितने स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से? 11.2 किलोमीटर/सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो करना होगा, ठीक है। तो ये बात हुई एस्केप स्पीड की, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए जो स्पीड की हमें ज़रूरत होती है उसे एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और ये एस्केप वेलोसिटी देखिए ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। आप चाहे हाथी को फेंको या चींटी को फेंको, यदि आप उसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं तो मायने क्या रखेगा कि आप किस जगह से भेज रहे हैं, किस जगह से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट, जिस प्लैनेट से आप थ्रो कर रहे हैं, और उस पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, उस पर थ्रो, उसका वैल्यू कितना है, उस पर निर्भर करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है एस्केप वेलोसिटी। तो आप चाहे चींटी को थ्रो करो चाहे हाथी को, दोनों ही केस में एस्केप वेलोसिटी तो हमें 11.2 किलोमीटर/सेकंड चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।